नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेटिक्स एकेडमी में। हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने जो प्रमुख साहित्यिक रचनाएं हैं और जो उनके रचनाकार हैं उनसे संबंधित सारे तथ्यों को देख लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आयोग द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं या किसी अन्य परीक्षा में इन साहित्यों से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम एक जगह देख लेंगे, जिससे कोई भी अगर रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाए जो कि बार बार पूछा जाता है और खास करके तथ्यों से संबंधित, क्योंकि तथ्य आपके बदलेंगे तो है नहीं, तो अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप उसको आसानी के साथ अटेम्प्ट कर पाए। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कोशिश यह करिएगा कि प्रश्न देखने के बाद वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद मैं आपको आंसर भी बताऊंगा और उसको एक्सप्लेन भी करूंगा, तो वह आपकी पूरी तैयारी के लिए लाभप्रद हो सकता है। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं उन सभी प्रश्नों को जो साहित्य से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न आप देख लीजिए, इतिहास का पिता किसे कहा गया है। यह मैंने आपको कराया है कि जो हेरोडोटस है इसी को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि यह 5वीं सदी ईसा पूर्व का लेखक है, यह भी आप ध्यान रखें। और इसकी पुस्तक हिस्टोरिका वह भी आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखिए, मैच कराना है आपको पुस्तक को उसके लेखकों के साथ। तो सबसे आसान वाला सबसे पहले मिलाइए, यही तरीका होता है मैच कराने वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। तो सबसे पहले अष्टाध्यायी आपको पता है यह पाणिनि की रचना है और यह आपको सिर्फ एक ऑप्शन में मिल रहा है और यही इसका सही आंसर हो गया। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की है, यह ध्यान रखिए। निरुक्त की रचना व्यास ने की है और वार्तिक की रचना कात्यायन ने की है, यह भी आप ध्यान रखिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपने सिर्फ एक को मिलाया, अष्टाध्यायी जो सबसे आसान था इसमें, इसकी रचना की है पाणिनि ने और आप सही आंसर तक पहुंच गए। यूपी आरओ में 2017 में यह प्रश्न पूछा गया और उसके मेंस में। तो आप देख रहे होंगे एक को आपने मैच कराया और बाकी अपने आप मैच हो गए। अगला प्रश्न देखिए, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है। हमने देखा था विशाख दत्त इसका लेखक है और इस पुस्तक से जो मौर्य वंश का इतिहास, मतलब जो आपके चाणक्य हैं, उन्होंने किस तरह से नंद वंश को समाप्त किया और स्पेशली प्रानंद को किस प्रकार से हराया, वह पूरा वृत्तांत इस पुस्तक में आपको मिलता है। तो मुद्रा राक्षस लेखक कौन, विशाख दत्त, ध्यान रखिए। अगला देखिए, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल से संबंधित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देख लीजिए, अमरकोश किसने लिखा है, अमर सिंह ने। इसके अलावा आप देख लीजिए मेघदूत, इसकी रचना है कालिदास की और कालिदास दरबारी कवि थे गुप्त काल में। और अगर कालिदास दरबारी कवि है तो ये वाला ऑप्शन अपने आप गलत हो गया। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की है, विशाख दत्त ने। और कामसूत्र की रचना किसने की है, कात्यायन ने। तो ये चारों आपको संबंधित मिलती है कहां से, गुप्त काल से। दस कुमार चरितम के रचनाकार कौन है, तो हमने देखा था कि दंडिन इसके रचनाकार है। सूरदास की रचनाएं हमने देखी, सूर सागर, सूर सरावली, इनको आपको नहीं याद रखना है क्योंकि जब आप सूर सागर देखेंगे, सूर सरावली देखेंगे तो आपको सूरदास याद आ जाएंगे। आपको याद क्या रखना है, साहित्य लय। दंडिन की रचना दस कुमार चरितम देख लिया हमने। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस आपको नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है विनय पत्रिका, क्योंकि रामचरितमानस को लोग आसानी से टिक कर ले जाएंगे। तो आपको विनय पत्रिका और कवितावली यह दोनों याद रखना है। कालिदास की रचनाएं आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमको अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्र में आप ध्यान रखेंगे कि अग्निमित्र की चर्चा जो की है पुष्यमित्र तुंग का पुत्र। तो तुंग वंश का राजा जो अग्निमित्र है उसकी चर्चा हमको मिलती है कहां पर, मालविकाग्निमित्र में। इसके अलावा विक्रमोर्वशीय, मेघदूत, ये सारी रचनाएं किससे हैं, कालिदास से। अगला प्रश्न देखिए, दस कुमार चरित किसने लिखा है, फिर से यही प्रश्न पूछा गया है। तो यह दंडी की रचना है। कुमार संभव किसने लिखा है, अभी हमने देखा यह कालिदास की रचना है। कालिदास ने नहीं लिखा है तो मालविकाग्निमित्र लिखा है, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है, कुमार संभव लिखा है। लिखा क्या नहीं है, जानकी हरणम। तो यह इसका सही आंसर हो गया। जानकी हरणम किसकी पुस्तक है, यह भी आप ध्यान रखिए। तो यह कुमार दास की रचना है। कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है, फिर से वही प्रश्न। तो अभी हमने देखा मेघदूतम, कुमार संभव और ऋतु संहार, यह तीनों कालिदास की रचना है। जो उत्तर रामचरितम, यह हमको कालिदास की रचना नहीं बल्कि अवभूति की रचना मिलती है। अगला प्रश्न, उत्तर भारतीय संस्कृत संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है। तो इन तीनों को आप देखिए, सूर सागर हो नहीं सकता, सूफीनामा हो ही नहीं सकता, नाद विनाद भी नहीं हो सकता। सही आंसर क्या है, नाट्य शास्त्र। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किसे कहा जाएगा, नाट्य शास्त्र को। फिर से सुमेलित करना है, पाणिनि आपको याद है अष्टाध्यायी की रचना है। तो ए में जिसमें 3 है। चाणक्य की रचना, यह भी बहुत आसान है, याद होता है ज्यादातर लोगों को।
तो अगर आप इसको भी मैच करा ले गए तो सी में 4 वह भी सिर्फ इसी में है। तो दोनों तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब सिर्फ ये देखिए कि सबसे आसान वाला आपको कौन सा पता है, उसको सबसे पहले मैच कराइए और ऑप्शंस देखिए, उससे आप सही आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। वात्स्यायन की रचना कामसूत्र और कन्नड़ की रचना राजतरंगिणी। आसान सा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखिए, कन्नड़ की रचना क्या है? राजतरंगिणी अभी हमने देखा। कन्नड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह कश्मीर का इतिहास बताती है, यह हमने देखा था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने। तो आप देख रहे होंगे कि एक ही तथ्य को बार बार अलग अलग परीक्षाओं में घुमा फिरा के आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितनी आसानी से आप इन प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक, तो पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न, कन्नड़ की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौरवाहु लिखी गई है, यह किसकी पुस्तक है? अब देखिए, इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि पूरी परीक्षा में एक दो प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे तो बहुत टफ होगा, बहुत डीप जाके आपसे पूछा होगा। ज्यादातर इस तरह के प्रश्न करंट अफेयर से आते हैं, मतलब उस समय यह पुस्तक चर्चा में रही होगी किसी कारण से, तो इसलिए इस प्रश्न को पूछा गया है। तो गौरवाहु की रचना किसने की है? वाकपति ने। एक तथ्य आप ध्यान रखिए, 8वीं सदी की यह पुस्तक है, यह भी आप ध्यान रखिए। और जो कन्नौज का शासक है यशोवर्मन, उससे संबंधित यह पुस्तक, तो इतना आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, लेखक और रचनाएं मैच कराना है आपको। कालिदास आपको याद है, यह बाल विकास मित्र से संबंधित। तीन है जिसमें तीसरा ही, तो दो ऑप्शन आपको ऐसे मिल रहे हैं, मतलब यह और यह। ये तो 100% गलत हो गया। इसके बाद अगर आपको याद हो तो हर्ष की जो रचना है नागानंद, क्या हमने देखा? बी में जिसमें 4, बी में 4 इसमें, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो गया। बाकी भी आप देख लीजिए। आरव की रचना किरातार्जुनीयम, राजशेखर की रचना कर्पूर मंजरी। संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब आपको शब्द पकड़ना है। महाभारत की बात की जा रही है और महाभारत का जो घटनाक्रम है उस पर आधारित पुस्तक लिखी गई है, वह आपसे पूछा जा रहा है। आपको अगर याद हो कि जो आपकी यह दश कुमार चरितम, यह किसकी रचना है? दंडिनी। तो यही इसमें शामिल नहीं होगा, इसको आप हटा दीजिए। इसमें ऑप्शन 4 ना हो तो ये गलत हो गया। दूसरा, आप किरातार्जुनीयम को देखिए, ये जो अर्जुन है मतलब महाभारत के प्रमुख पात्र और भगवान शिव है, इस रूप में किरात के रूप। कथा आपको याद होगी, जब अर्जुन तपस्या कर रहे होते हैं पशुपतास्त्र के लिए, उस समय भगवान शिव किरात के रूप में आते हैं और अर्जुन के साथ युद्ध करते हैं। यह घटनाक्रम आपको ध्यान हो अगर आपने टीवी सीरियल्स में देखा। तो यह पुस्तक भी संबंधित है किससे? महाभारत से, क्योंकि अर्जुन से यह संबंधित है और भगवान शिव से। तो दूसरा ठीक है, इससे आप इस ऑप्शन को हटा पाएंगे। शिशुपाल वध आपको याद होगा, शिशुपाल का वध किया था किसने? कृष्ण ने। तो यह भी महाभारत से ही संबंधित है। उसके अलावा नैषधीय चरित्र जो कि संबंधित है किससे? श्रीहर्ष से, और इसका आधार भी हमको महाभारत ही मिलता है और खास करके महाभारत का जो नरोपाख्यान है उससे यह संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दश कुमार चरित्र यह इसमें शामिल नहीं है। यह एक टफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब आप इसमें सबसे आसान वाला ढूंढिए। चरक की पुस्तक है चरक संहिता, तो यह चिकित्सा से संबंधित है, इतना आपको ध्यान हो। सी में जिसमें पहला, तो सी में पहला इसमें है और सी में पहला में है। ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस, यह भी आपको याद होगा। तो यह नाटक है, तो ए में जिसमें 2 हो, ए में 2 आपको सिर्फ ऑप्शन सी में मिल रहा है, तो ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। परागमीर के बारे में हमने देखा था, खगोल शास्त्री, और ब्रह्मागुप्त क्या थे? गणितज्ञ, यह हमने देखा था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, चरक संहिता किससे संबंधित है, मतलब इसका विषय क्या? तो यह चिकित्सा से संबंधित है, यह ध्यान रखिए। परागमीर की पंच सिद्धांतिका का आधार क्या है, मतलब यह इस पे आधारित। तो हमने देखा था यूनानी जो ज्योतिष विद्या है उस पर यह आधारित है। ऑप्शन बी का सही आंसर हो गया। सुमेलित करना है, कालिदास की पुस्तक रघुवंश महाकाव्य, और इसमें पूछा है कि सुमेलित सही से नहीं है, मतलब गलत मैच। हर्ष की रचना रत्नावली आपको याद होगा, तो ये दोनों तो ठीक है। हर्ष की रचना स्वप्रवास पदत्तम, यह भी ठीक है। तो ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर हो गया, यह सही मैच नहीं है। तो बंधु की जो रचना है वास बतत्ता, यह आप ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, मिलिंद पन्ह क्या है? राजा मिलिंदर और नागसेन की चर्चा, और किस भाषा में? पाली भाषा में, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्ह किस इंद्र यवन शासक पर प्रकाश डालता है? भी हमने देखा मिनांडर। मिलिंद पन्ह राजा मिलिंद तथा बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है, वह भिक्षु कौन है? नागसेन, हमने अभी देखा। अगला प्रश्न देखिए, दरबारी कवि और राजा आपसे पूछा जा रहा है। कालिदास ने देखा है कि यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, तो
इमेज इसमें पहला हो, सिर्फ एक ऑप्शन में है, यही इसका आंसर। अमीर खुसरो किसके दरबार में था? अलाउद्दीन खिलजी के। आपको याद होगा हरिशेर किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। और बाणभट्ट यह किससे संबंधित है? हर्षवर्धन से। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक कौन था? तो हमने देखा था कि जय सिंह का शासन था यहाँ पर कश्मीर में, और उसी समय काल की यह रचना है। कल्हड़ के राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग है? आपको मैंने कराया था, इसीलिए क्योंकि यह प्रश्न पूछा गया है। तो कुल कितने तरंग थे? आपको याद हो अगर 8 तरंग हम देखते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? यह भी हमने देखा था। तो दो व्यक्ति, ढोलराज और श्रीवर, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया था, यह हमने देखा था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। सौदरानंद की रचना किसने की है? तो यह अश्वघोष की रचना है। अश्वघोष हरीश के दरबार में थे, यह भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा बुद्धचरित प्लस तारिपुत्र प्रकरण, यह दो अन्य इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं अश्वघोष से संबंधित। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी को लिखा किसने है? मतलब इसके लेखक कौन है? तो हर्षवर्धन को या हर्ष को इसका लेखक हम देखते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया है? तो हर्षचरित नहीं लिखा है, या आप ध्यान रखेंगे हर्षचरित लिखा है किसने? बाणभट्ट, और यही गलत हो गया। तो यह गलत हो गया, यह गलत हो गया, और यह भी गलत हो गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ यह संहिता यह पुस्तक है, और वराह मिहिर ने इसको लिखा है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा हेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? तो हमने देखा था कि यह तीनों प्रमुख नाटककार हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो आप सबसे आसान वाला सबसे पहले मैच कराइए। मुद्रा राक्षस लिखी किसने है? विशाख दत्त ने, यह आपको याद हो। और अगर यह आपको याद है तो ऑप्शन सी गलत हो गया। हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है, यह भी आपको याद है। ऑप्शन डी भी गलत हो गया। बुद्धचरित अश्वघोष की रचना है, यही गलत हो गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। मृच्छकटिकम शुद्र की रचना है, यह भी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को आपको चूज करना है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, यह बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन ए गलत हो गया। अमर सिंह, यह हर्षवर्धन से कनेक्टेड नहीं है, यह चंद्रगुप्त द्वितीय से कनेक्टेड है। और जब हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न, तो इसमें यह हमको मिलते हैं, ये गलत हो गया। पाणिनि के विषय में देखें, इन्होंने पुस्तक लिखी है कौन सी? अष्टाध्यायी, तो यह पुष्यमित्र से कनेक्टेड नहीं है, यह भी गलत हो गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया, केवल सी। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है। ग्रंथकार दिए गए हैं और मूल ग्रंथ दिया गया है। अगर आपको याद हो वराह मिहिर की पुस्तक है बृहत संहिता, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये दोनों गलत हो गए। शूद्रक की रचना हमने देखी थी मृच्छकटिकम, तो इसमें सी में दूसरा हो, सी में दूसरा आपको ऑप्शन बी में मिल रहा है। ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर हो गया। देवी चंद्रगुप्तम, यह विशाख दत्त का नाटक है, और विल्हड़ की रचना हमको मिलती है क्रमांक देवचरित। ये जो आपकी प्रबंध चिंतामणि है, यह रचना किसकी है? मेरुतुंग की, यह भी हमने देखा था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? अगर हम परमार वंश के विषय में देखें तो पद्मगुप्त की नवसार सांग चरित, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, उदयपुर की प्रशस्ति, इसके अलावा ईयक द्वितीय का त्रिशूल अभिलेख, भोज के बांसवाड़ा तथा बेतमा अभिलेख, ये सबके सब परमार वंश पर प्रकाश डालते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपकी यह कर्पूर मंजरी है, यह किसकी रचना थी? राजशेखर की, यह हमने देखा था। मालविकाग्निमित्र कालिदास की रचना है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है, और सौदरानंद यह अश्वघोष की रचना है, यह हमने देखा था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया, मतलब यह गलत मैच है। अगला प्रश्न देखिए, शाकुंतलम किसने लिखी है? अब ये देखिए आप, ये पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम, तब जो इसका पूरा नाम है। लिखा किसने है? कालिदास ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? तो जो आपकी यह मृच्छकटिकम है, यह रचना किसकी है? शूद्रक की, यह हमने देखा है। मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम, ऋतुसंहार, यह तीनों किसकी रचना है? कालिदास की। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया, यह शूद्रक की रचना है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन है? अग्निमित्र हमने देखा था, पुष्यमित्र शुंग का पुत्र। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से इस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक कौन? पुष्यमित्र शुंग के पुत्र की
प्रेम कहानी है तो मालविका अग्निमित्र, जो की कहानी है किसकी, अग्निमित्र। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो गया। स्वप्नवास बदत्ता के लेखक हमने देखा था 13 नाटक भास के, उसमें यह शामिल है, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो गया। गीत गोविंद जयदेव की रचना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो गया। गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे, मतलब यार किसकी सभा में थे, तो जो बंगाल का शासक था लक्ष्मण थे, उसी की सभा में हमको यह मिलते हैं। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो गया। गीत गोविंद का रचयिता कौन है, जयदेव की रचना, ये हमने देखा, ऑप्शन सी का सही आंसर हो गया। मैच कराना है तो अगर आपको याद हो लीलावती किसकी रचना है, गणित से संबंधित, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर हो गया। सबसे आसान यही था, हमने इसको देखा। अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान की, 10 रूपक, नाट्यकला और महाभाष्य व्याकरण की रचना है, यह भी हमने देखा। तो अगर आपको महाभाष्य भी याद होता, यह व्याकरण की रचना है, तब भी आप सही आंसर तक पहुंच जाते। अगला प्रश्न देखिए, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है बल्कि प्राप्ति पर नहीं, तो कहां लिखा गया है, गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्नलिखित में से इस ग्रंथ में कहा गया है, तो यह भी कहा मिलता है, महाभारत पे। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो गया। अब ध्यान रखेंगे गीता क्या है, महाभारत का एक भाग, मतलब महाभारत ग्रंथ है या महाकाव्य है, और उसका एक भाग मिलता है हमको गीता के रूप में। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ इसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो हमने देखा था पंचतंत्र को, जिसके लेखक थे विष्णु शर्मा, इसी का अनुवाद हुआ था। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई है, विष्णु शर्मा द्वारा। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो गया। लेखक और ग्रंथ, कल्हड़ की रचना को याद हो, राजतरंगड़ी आसांसा था। ई में जिसमें दूसरा हो, तो डी में दूसरा आपको ऑप्शन बी में ही सिर्फ मिल रहा है। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो गया। तो सबसे आसान वाला हमने मिलाया सबसे पहले, रुद्र की रचना, वृक्षकटिकम, विज्ञानेश्वर की रचना, हिताक्षरा और सर्ववर्मा की रचना कातंत्र। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। अब यह प्रश्न देखिए, बहुत लंबी का प्रश्न है, आईएएस 2021 में इसको पूछा गया है और पूरा घटनाक्रम मिताक्षरा से संबंधित है। तो आप ऐसे सीख लीजिए, मिताक्षरा पुस्तक किसकी है, सबसे पहली विज्ञानेश्वर की यह पुस्तक है। मिताक्षरा एक टीका ग्रंथ, इसका विज्ञानेश्वर का, और टीका किस पर, याज्ञवल्क्य के स्मृति पर, और यह धर्मशास्त्र पर आधारित होगा। क्यों, क्योंकि जो आपकी याज्ञवल्क्य स्मृति है, यह भी धर्मशास्त्र की एक पुस्तक थी। क्योंकि जितने भी स्मृति ग्रंथ आप देखेंगे, जैसे आपको याद हो मनुस्मृति, तो यह भी जो सामाजिक व्यवस्था है उसी का ग्रंथ है, जो कि कनेक्टेड मिलता है आपको हिंदू धर्म से। तो सबसे पहली चीज यह धर्मशास्त्र की पुस्तक है। एक दूसरी पुस्तक पूछा है दायभाग। दायभाग की रचना किसने की है, जीमूत वाहन ने, और यह जो संपत्ति अधिकार का वितरण उससे संबंधित है। मिताक्षरा क्या कहती है कि एक पुत्र को पिता के जीवन काल में संपत्ति का अधिकार मिल जाना चाहिए, जबकि दायभाग कहती है कि पिता की मृत्यु के बाद जो संतान है उसको संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। अब आप समझ पा रहे होंगे कि कितना टफ क्वेश्चन था यह, लेकिन आप इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। धर्मशास्त्र की जब पुस्तक हो और वह भी स्मृति ग्रंथों के रूप में, उसमें जो सामाजिक व्यवस्था दी जाएगी वह कहीं न कहीं कनेक्टेड होगी वैदिक काल से। और अगर आपको वैदिक काल याद हो तो उसमें एक व्यवस्था थी संन्यास की, जो कि चौथा आश्रम था, और कहा जाता था जीवन के चौथे पड़ाव में संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए, मतलब अपनी संपत्ति छोड़कर एक सन्यासी जीवन जीना चाहिए। अगर आपको यह तथ्य याद है, ये बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप तथ्यों पर जाएंगे तो बहुत टफ है। इसलिए मिताक्षरा व्यवस्था क्या कहेगी कि पिता के जीवन काल में ही संपत्ति का अधिकार पुत्र को मिल जाना चाहिए, क्योंकि संन्यास की व्यवस्था है। तो ऑप्शन 2 तो सही होगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब आपको चेक करना है ऑप्शन 1 सही है या नहीं है, क्योंकि ऑप्शन 3 तो बाय डिफॉल्ट गलत हो गया। अब आप ऑप्शन 3 को पढ़िए। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों के संपत्ति मामलों पर विचार करती है। तो एक बात आपको ध्यान रखना होगा, जब भी यूपीएससी इस तरह के प्रश्न पूछता है तो तथ्य को पलट देता है। ये ट्रेंड रहा है यूपीएससी का, लेकिन मूल जो आपको पकड़ना है वह यह कि संपत्ति मामलों का यह विवरण है कि संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार से हो। तो उत्तराधिकार से संबंधित यह पुस्तक है, ना कि सिविल विधि। हालांकि यह पार्ट है, मतलब सिविल विधि का पार्ट है कौन सा, संपत्ति अधिकार,
और यह ज्यादा डेडिकेटेड है किस पर, किसी एक पार्ट पर, और सामाजिक व्यवस्था के लिए यह आपको मिलता है। ऑप्शन ए इसलिए गलत हो जाएगा। बहुत डीप क्वेश्चन था ये, बहुत कम लोग ही इसको सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस समय इसको टिक किया जा सकता है कि ऑप्शन बी सही है, लेकिन जब यह प्रश्न आया था तो अपने आप में बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत टफ क्वेश्चन था। ज्यादातर लोग ऐसे प्रश्नों को छोड़ देते हैं, या जो स्मार्ट एस्पिरेंट्स हैं वह ऐसे प्रश्नों को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितना टाइम आप इस प्रश्न को सॉल्व करने में लगाएंगे उससे कम टाइम में आप एक दो प्रश्न और ज्यादा ही अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यह भी आपको परीक्षा में ध्यान रखना है। अगर कोई प्रश्न बहुत लेंदी है तो उसको आप थोड़े समय के लिए स्किप कीजिए, अगले प्रश्न पर जाइए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब सारे प्रश्न आप सॉल्व कर ले जाएं जितने आपको आते हैं, तो बचे हुए टाइम में ऐसे प्रश्नों को देखा जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि प्रीलिम्स निकालना सिर्फ ज्ञान पर आधारित नहीं है, आपको बहुत सारी मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए। तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से क्या होता है कि आपको उन मेथोडोलॉजी का भी अभ्यास हो जाता है कि कौन से प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं और कौन से प्रश्न अटेम्प्ट नहीं करने। क्योंकि आप ध्यान रखिए, परीक्षा में आपको 60% के आसपास ही क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करने होंगे और इससे ही आप प्री पास कर जाएंगे। तो 40% क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे इनको सॉल्व करना काफी टफ होगा, या इनको सॉल्व करने की जरूरत ज्यादा आपको होगी नहीं। मतलब आप इतने मार्जिन पर है कि इतने प्रश्न आप छोड़ सकते हैं, हालांकि आप छोड़ेंगे तो है नहीं, लेकिन 10% क्वेश्चन आपको जरूर ऐसे मिलेंगे पूरी परीक्षा में जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मतलब 10 प्रश्न कम से कम आपको पूरी परीक्षा में मिलेंगे जिनको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो उनको आपको छोड़ना है। और ऐसे प्रश्न 10% के आसपास आपको और मिलेंगे जो टाइम लेंगे बहुत ज्यादा, उनको आपको सेकेंड या थर्ड राउंड में देखना है, तभी आप प्रीलिम्स परीक्षा पास कर पाएंगे। इस प्रश्न पे मैंने आपको इतना टाइम इसीलिए दिया क्योंकि यह बहुत डिटेल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। इसमें आप देखिए कंफ्यूजिंग है, आर्यभट्ट भी कनेक्टेड है बीजगणित से, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर अस्कराचार्य ज्यादा फेमस है बीजगणित के क्षेत्र में, आर्यभट्ट ज्यादा फेमस है भूगोल शास्त्र के विषय में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो अस्कराचार्य की यह पुस्तक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। आर्यभट्ट कौन थे? तो यह एक गणितज्ञ और भूगोल शास्त्री थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की? तो यह भी हमको कौन मिलेंगे? आर्यभट्ट। और इन्होंने रचना की किसकी? आर्यभट्ट की ग्रंथ की। यह भी आप ध्यान रखें। मत्त विलास प्रहसन का लेखक कौन? तो हमने देखा था महेंद्र वर्मन, जो कि पल्लव नरेश है और एक नाटक को लिख रहा है, इसका नाम है मत्त विलास प्रहसन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो यह सामाजिक व्यवस्था से ज्यादा कनेक्टेड है, मतलब जो सामाजिक नियम कानून है उससे ज्यादा कनेक्टेड है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? तो मनुस्मृति को ही सबसे प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, तो मनु ही इसका सही आंसर हो गया। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है? मनु को। शून्य का आविष्कार किसने किया? किसी अज्ञात भारतीय ने। इसीलिए इस वाले टॉपिक को मैंने अलग से करवाया। आईएएस 1995 में इस प्रश्न को पूछा गया कि शून्य का आविष्कार किसने किया है? इसका सही आंसर है कि अज्ञात भारतीय ने। शून्य की खोज किसने की? भारतीयों ने। ये आंसर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? द हिस्ट्रीज की रचना हेरोडोटस ने की है, जिसको इतिहास का पिता कहा जाता है, यह तो ठीक है। लाइफ ऑफ हेनसान क्या लिखा है? हुई ने, यह भी ठीक है। लेकिन जो आपकी पुस्तक है अ नेचुरल हिस्ट्री, क्या रचना किसकी है? प्लिनी। आपसे यह प्रश्न सिर्फ इसीलिए पूछा गया कि आपको पता है कि नहीं है कि द नेचुरल हिस्ट्री किसकी रचना है। ये दोनों नाम आपको बहुत टफ लग रहे होंगे, आपको ये याद रखना है, हेरोडोटस और नेचुरल हिस्ट्री। तो ऑप्शन बी का सही आंसर हो गया। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो जब आप वीणा को देखते हैं तो बहुत सारे सिक्कों पर, और स्पेशली आप हर्षवर्धन का जब सिक्का देखते हैं तो उन पर का चित्रण हमको मिलता है, वीणा बजाते हुए हर्षवर्धन को दिखाया गया है। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा। जब आप सितार को देखेंगे, सरोद को देखेंगे और तबले को देखेंगे तो ये मिलेंगे आपको कहां से? मध्यकाल से संबंधित। प्राचीन काल में आपको क्या मिलेगा? वीणा। ऑप्शन बी ही सही आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने लगभग 50+ क्वेश्चन देख लिए हैं जो साहित्य से पूछे गए हैं। अगर आपने ये पूरा वीडियो कर लिया तो इस बात की पूरी संभावना है जब भी प्रारंभिक परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, खासकर साहित्य वाला टॉपिक, तो उससे आप 90% प्लस क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही है। और हमने जो वीडियो करवाया था
उससे कितने परसेंट प्रश्न आपके कवर हो रहे हैं, यह भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।